हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पॉलिटिकल प्रोडिजी पे। मैं हूं आपका पॉलिटिकल साइंस ट्यूटर आशीष गंगवाल एंड आई हैव डन मास्टर्स एंड बैचलर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इन पॉलिटिकल साइंस एज वेल एज आई एम यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाइड। आज का जो हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस के अंदर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है इंडियन फॉरेन पॉलिसी, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं कि फॉरेन पॉलिसीज के डिटर्मिनेंट्स क्या क्या होते हैं, कंट्रीज एक दूसरे के साथ रिलेशंस कैसे बनाती हैं, कैसे हिस्टोरिकल जो चेंजेस होते हैं वो कैसे आज हमारे आने वाले फ्यूचर के जो स्टेप्स होते हैं वो गाइड करती हैं, और कैसे जो है नेशंस एक दूसरे के साथ पॉलिसीज बिल्ड करते हैं ऑन द बेसिस के कैसे वो एक दूसरे के कल्चर और वैल्यूज को समझते हैं। और यही सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे पॉलिटिकल साइंस को एक बेहतरीन सब्जेक्ट बनाती है, क्योंकि इसी से हमारे पॉलिटिकल साइंस का जो सब्जेक्ट है वो सारी चीज़ों को अपने अंदर इनकलकेट कर पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज हमारा टॉपिक, जो कि है इंडियन फॉरेन पॉलिसी। अंडरस्टैंडिंग फॉरेन पॉलिसी, तो पढ़ते हैं कि अ नेशन फॉरेन पॉलिसी इज क्रूशियल इन मेंटेनिंग इट्स सिक्योरिटी, फॉस्टरिंग ट्रेड रिलेशंस, एनहांसिंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस एंड रेप्यूटेशन, पर्टिकुलरली एज इंडियाज लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एज न्यूक्लियर पावर प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल ऑन दी वर्ल्ड स्टेज चैंपियनिंग इंटरेस्ट ऑफ ग्लोबल साउथ। देखिए, फॉरेन पॉलिसी को अगर हम सिंपल भाषा में समझना चाहें तो फॉरेन पॉलिसी का सिंपल मतलब होता है कि एक नेशन कैसे इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को रिप्रेजेंट करता है, किस तरीके से वो अपने जो इंटरेस्ट है उनको आगे रखता है, और कैसे जो है वो दूसरे नेशंस के साथ अपने रिलेशंस बना के रखता है ताकि वो अपने नेशन को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा करा सके। और देखिए, इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर ये बहुत ही आम बात है, क्योंकि हर नेशन चाहता है कि उनके यहाँ के जो लोग हैं, उनके जो सिटीजन्स हैं, उनको बेहतर से बेहतर फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड कर पाएँ, और वो गवर्नमेंट जो है वो उसी चीज़ के लिए इलेक्ट भी करी जाती है। पहले पढ़ते हैं कि डेफिनेशन क्या है फॉरेन पॉलिसी की। अ सेट ऑफ स्ट्रैटेजीज एंड डिसीजंस टू प्रोटेक्ट नेशनल इंटरेस्ट। जैसे कि हमने पढ़ा कि जो नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पॉलिसीज हम फॉलो करते हैं, या जो पॉलिसीज हम बनाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो हमारी फॉरेन पॉलिसी होती है। इंपॉर्टेंस क्या है फॉरेन पॉलिसी की? देखिए, जब भी हम डीलिंग करते हैं किसी भी दूसरे नेशन के साथ, और कभी भी जब हम पॉलिसीज बनाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे दूसरे नेशंस के साथ, ताकि हम उनके साथ ट्रेड कर सकें या उनके साथ हम किसी भी तरीके की पार्टनरशिप एग्रीमेंट कर सकें, तो हमको उसके अंदर जो है फॉरेन पॉलिसीज़ की बहुत ज़रूरत होती है, ताकि हम उनको बता पाएँ कि हमारे को क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस प्रोग्राम से, और वो भी हमारे को बता पाएँ कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इस प्रोग्राम से। और इंडिया की पोजीशन अगर हम आज के ग्लोबल टाइम के अंदर अगर हम देखें, तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बड़ी ही स्ट्रांग मानी जाती है। अभी तो फिलहाल के लिए काफ़ी सॉफ्ट पावर का यूज़ जो है इंडिया कर रहा है, और ग्लोबल लेवल पे काफ़ी एक कंसेंसस बनाने की कोशिश करी जा रही है इंडिया के लिए, कि एक गुड इमेज जो है इंडिया की वो क्रिएट करी जा रही है अभी। अब देखते हैं कि डिटर्मिनेंट्स क्या क्या होते हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी के। फॉरेन पॉलिसी के डिटर्मिनेंट्स एक्चुअली क्या होते हैं? वो चीज़ें जो हमारी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करती हैं, या वो चीज़ें जिसके थ्रू हमारी फॉरेन पॉलिसीज गाइड होती हैं। पहला फैक्टर है जोग्राफिकल फैक्टर। देखिए, जोग्राफिकल फैक्टर जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे कि अगर हम इंडिया की लोकेशन देखें, तो इंडिया जो है वो एक पेनिनसुला है, यानी कि तीनों तरफ से वो अ, अगर हम देखें तो वो थ्री साइड से पानी से घिरा हुआ है। जिसका मतलब ये है कि अगर इंडिया को इंडियन ओशन रीजन के अंदर अगर अपने आप को एक सुपीरियर पावर की तरह निकल के आना है, तो उसको अपनी ज्योग्राफी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, उसको अपनी सिक्योरिटीज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है उसको चैलेंजेस भी फेस करने पड़े, जिस वजह से हो सकता है कि उसको अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ में चेंज लाने पड़े। जैसे इंडिया साउथ एशिया के अंदर है, तो इंडिया चाहता है अभी कि हम साउथ एशिया के अंदर एज अ लीडर उभर के आए। दूसरा फैक्टर है हमारा हिस्ट्री एंड कल्चर। देखिए, कभी भी किसी देश के बारे में जब हमारा एक माइंडसेट या कंसेंसस बनता है, तो वो बेसिकली बनता है कि वहाँ के लोगों को हमने कैसा देखा है, वो किस तरीके का कल्चर फॉलो करते हैं, वो किस तरीके की सोसाइटीज़ में वैल्यू फॉलो करते हैं। यही चीज़ें एक पर्सन का माइंडसेट बिल्ड करती हैं किसी पर्टिकुलर नेशन के बारे में, और यही चीज़ें हमारे को फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी देखने को मिलती है। जैसे कि इंडिया के अंदर लोग कहते हैं कि यहाँ का कल्चर जो है स्पाइसेस से ज़्यादा रिलेटेड है, क्योंकि हम यहाँ हमारे यहाँ पे क्या है कि हम स्पाइसेस ज़्यादा खाते हैं। वहीं अगर हम देखें तो हमको, जैसे कि हम देखें अगर चाइना या जापान की तरफ, तो वहाँ पे लोग रामेन ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है कि हम किस तरीके से पहनावा हमारा है, हम किस तरीके से रहते हैं, और हमारा जो है खाना खाने का तरीका, हम किस तरीके से चीज़ें करते हैं अपनी लाइफ में, डे टू डे चीज़ें, वो बहुत मेन एक रोल इंपॉर्टेंट प्ले करती हैं इंटरनेशनल लेवल पे हमारी फॉरेन पॉलिसी को डिटरमाइन करने के लिए। थर्ड आता है हमारा पॉलिटिकल सिस्टम। देखिए दोस्तों, पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो है किस तरीके से सोसाइटी के अंदर या उस कंट्री के अंदर चुनी जा रही है। तो अगर हमारी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिकली चुनी हुई गवर्नमेंट होगी, तो उससे क्या होगा कि जो लोग चाहते हैं, जो लोगों का नेशनल इंटरेस्ट है, जो नेशन इंटरेस्ट है, वो सबसे आगे और सुपीरियर रखा जाएगा। और अगर मान लेते हैं जैसे कि हम न्यूज़ में सुनते हैं कि नॉर्थ कोरिया के अंदर जो कि तानाशाही कहते हैं कि किम जोंग उन की है, तो वो एक कंसेंसस बन गया वहाँ के लोगों का, दूसरे लोगों के दिमाग में, कि वहाँ पे लोग इस तरीके की लाइफ जीते होंगे, या इस तरीके की वहाँ पे सरकार चलती है। तो ये सब चीज़ें भी जो है एक पर्टिकुलर कंट्री का, जब वो स्टेप लेते हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री के अगेंस्ट, तो किस तरीके से वो जो है वो आगे पॉलिसी डिटरमाइन करती हैं। जो नेक्स्ट डिटर्मिनेंट है हमारा फॉरेन पॉलिसी का, वो है इकोनॉमी। देखिए, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री की जब फॉरेन पॉलिसीज बनाई जाती है, तो सबसे पहले जिस चीज़ का ध्यान रखा जाता है वो होती है उसकी इकोनॉमी, कि वो पर्टिकुलर नेशन जो है वो
अंडर डेवलप्ड है या डेवलप्ड है या फिर लीस्ट डेवलप्ड नेशन है, इस तरीके की कैटेगरीज में उन्हें डाला जाता है और उस तरीके की पॉलिसीज फॉर्म की जाती है ताकि वो नेशन को पॉवर्टी से हम बाहर निकाल सकें। और यही जो है मेजर फैक्टर रोल प्ले करता है, क्योंकि जैसे अभी हम इंडिया के अंदर इकोनॉमी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और अभी जो पर्टिकुलर सिनेरियो में अगर हम देखें तो हमारे ऊपर अमेरिका ने 100% टैरिफ्स या 50% टैरिफ्स हम पे लगा दिए गए हैं और वो कह रहे हैं कि हम रशियन ऑयल परचेज ना करें। बट हम ये कह रहे हैं कि हमारे लोगों के लिए सस्ते से सस्ता ऑयल लाना, हमारे लोगों का नेशनल इंटरेस्ट आगे रखना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस वजह से हम जो है अभी एक तरीके से कश्मकश में फंसे हुए हैं कि क्या हमें रशिया की साइड जाना चाहिए या फिर हमें यूएसएसआर की साइड जाना चाहिए। तो इस तरीके से फॉरेन पॉलिसी भी डिटर्मिनेंट होती है इकोनॉमिक्स के थ्रू। अब फिफ्थ जो हमारा पॉइंट है वो है मिलिट्री पावर। देखिए, कोई पर्टिकुलर कंट्री जब किसी पर्टिकुलर कंट्री के अगेंस्ट स्टेप्स लेती है या किसी पर्टिकुलर एंटी नेशनल किसी पर्टिकुलर कंट्री के अगेंस्ट पॉलिसीज बनाती हैं, तो वो सबसे पहले देखते हैं कि वो पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी कैसी है, साथ ही साथ वो ये देखते हैं कि उनकी मिलिट्री पावर कितनी स्ट्रांग है। क्योंकि जब हम देखते हैं कि मिलिट्री पावर जो होती है वो एक मेजर फैक्टर रोल प्ले करती है इंटरनेशनल रिलेशंस में, क्योंकि जब आप मिलिट्री पावर आपके पास स्ट्रांग होती है, आपके पास न्यूक्लियर आर्मामेंट्स होते हैं, तो आप ज्यादा अच्छे से दूसरी कंट्रीज से बार्गेन कर पाते हैं, अच्छी फॉरेन पॉलिसीज को फॉलो कर पाते हैं और ज्यादातर आपके पास चांसेस होते हैं कि आप जो डिसीजंस ले वो सोवरेन डिसीजंस हों, यानी कि किसी के दबाव में आकर ना बनाए गए डिसीजंस होते हैं। जो कि आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा इंडिया फॉरेन पॉलिसी एंड रिलेशंस। देखिए, अगर हम इंडिया फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो इंडिया सेंट्रल फॉरेन पॉलिसी पढ़ेंगे, यानी कि इंडिया की क्या फॉरेन पॉलिसीज है, किस तरीके से इंडिया डील करता है अपने नेबरिंग कंट्रीज से, और क्या क्या चीजें इंडिया ध्यान में रखता है जब वो अपनी फॉरेन पॉलिसीज किसी पर्टिकुलर नेशन के साथ बनाता है, और कैसे वो आगे बढ़ाता है उस पॉलिसीज को। क्या क्या चीजें हैं जो हमारी फॉरेन पॉलिसी को और स्ट्रॉन्ग करती हैं, हमारा ग्लोबल जो स्टांस है उसको और भी ज्यादा मजबूत करती हैं। ये पर्टिकुलरली सारी चीजें जो हैं फॉरेन पॉलिसीज को एक बेहतर पॉलिसी बनाती हैं। अब देखते हैं कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी के क्या क्या फंडामेंटल्स हैं। देखिए, इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी फॉलो करी जब आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब लास्ट में जब वर्ल्ड वॉर एंड हो गई थी और हमारे पास दो मेजर सुपर पावर्स निकल के आई थी, यूएसए एंड रशिया, जो कि पहले फॉर्मली यूएसएसआर था। और उस समय पे ऐसा कहा जा रहा था कि जो वर्ल्ड है वो बाइपोलर वर्ल्ड हो गया है और जो पावर है वो टू पोल्स में डिवाइड हो चुकी है, यानी कि एक पावरफुल नेशन जो था हमारे पास यूएसएसआर निकल के आया था और दूसरा पावरफुल नेशन जो था वो हमारे पास रशिया यानी कि यूएसएसआर निकल के आया था। और मोस्टली जो उस समय पे डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड जो मोस्टली नेशन थे या फिर जो लीस्ट डेवलप्ड नेशंस थे, लीस्ट डेवलप्ड नेशंस के पास बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि वो अभी अभी जो है इंडिपेंडेंस पाई थी उन्होंने, कहीं ब्रिटिश से, कहीं फ्रेंच से, कहीं पोर्चुगीज से, और वो नेशन जो है वो बहुत ज़्यादा वीक नेशंस थे और उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। तो या तो उनके पास ये ऑप्शन था कि वो दोबारा अंडर स्लेवरी चले जाएं किसी पर्टिकुलर फॉरेन नेशन के, या फिर वो किसी पर्टिकुलर पोल को ज्वाइन कर ले, यानी कि साउथ जैसे, यानी कि या तो वो यूएसए को ज्वाइन कर ले या फिर यूएसएसआर को वो ज्वाइन कर ले। पर 1961 के अंदर जब इंडिया आज़ाद हुआ 1947 के अंदर, और इंडिया ने धीरे धीरे ये सब चीज़ें जैसे जैसे आगे बढ़ने लगी और रशिया और यूएसएसआर के बीच में ज़्यादा खटास बढ़ने लगी, जो प्रॉब्लम जब अराइज होने लगी, तो 1961 के अंदर इंडिया ने जो है नाम की पॉलिसी को फॉलो किया और इसके अंदर 5 नेशंस थे जिन्होंने मिलकर नाम का जो है एक तरीके से फॉर्मेशन किया, और नाम थी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसके अंदर इन्होंने ये कहा कि हम ना तो रशिया की साइड यानी कि हम ना तो हम यूएसएसआर की तरफ जाना चाहते हैं और ना ही हम जो है वो रशिया की यूएसए की साइड जाना चाहते हैं, ना ही हम यूएसएसआर की तरफ जाना चाहते हैं, और हम जो है वो एक तरीके से न्यूट्रल कंट्रीज बन के रहना चाहते हैं, क्योंकि हम जो है अभी न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं और हम नहीं चाहते कि हमारे पास जो बड़ी मुश्किल से हमें सॉवरेन पावर हमें मिली है और हमारे लोगों ने जो हमको इतनी मुश्किल से सरकार बनाकर भेजा है उनके नेशनल इंटरेस्ट के लिए, उसको ना फुलफिल करते हुए हम किसी और पर्टिकुलर नेशन के नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने लग जाए, जो कि एक सही बात थी। और जो दूसरा फंडामेंटल है हमारी इंडियन फॉरेन पॉलिसी का, वो है पंचशील प्रिंसिपल्स। पंचशील प्रिंसिपल्स दोस्तों एक्चुअली क्या थे कि 1954 के अंदर 5 प्रिंसिपल्स जो कि हमारे उस समय के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये 5 प्रिंसिपल्स को प्रमोट किया था, जिसके अंदर उन्होंने बात करी थी कि हम जो है नॉन एग्रेशन करेंगे, म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखेंगे, और क्या बोलते हैं साथ ही साथ जो है पीस फैलाने की उन्होंने बात करी गई थी। जो पंचशील था ये एक्चुअली इसका नेम ही बना है 5 शील, इनके 5 प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है ये, जिसके अंदर जो है पीस, सिक्योरिटी और को एग्जिस्टेंस, और साथ ही साथ जो है नॉन अलायंस की भी बात करी गई थी, एक तरीके से सॉवरेन जो है डिसीजन लेने की बात करी गई थी। थर्ड जो है हमारा है सपोर्ट फॉर इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स। देखिए, हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो हमारा एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल जो है और हमारा जो इंडिया ने जो पार्टिसिपेट किया था एंटी रेशियल स्ट्रगल के अंदर, जो कि अफ्रीका के अंदर हो रखा था, तो ये सब चीज़ें जो है एक बड़ा मेजर रोल प्ले करी, क्योंकि वही सब चीज़ें जो हमने फेस करी थी वही अफ्रीकन कंट्रीज ने भी फेस करी थी, जिस वजह से जो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक सॉफ्ट साइड थी इंडिया की पर्टिकुलर जो सदर्न नेशंस थे उनके लिए, क्योंकि मोस्टली वही जो नेशंस थे वो न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस थे। सो वो भी एक पर्टिकुलर फैक्टर रहा है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को शेप करने के लिए कि कैसे इंडिया ने फिर नॉन रेशियल उसकी पॉलिसीज को अपनाया
और यही सारी चीज़ें जो है हमारे ये फंडामेंटल राइट्स के अंदर शो होती है कि आप किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को रेस के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। फोर्थ है हमारा साउथ साउथ कोऑपरेशन। देखिए इंडिया जो है एक साउथ एशियन कंट्री है और हमारे पास जो पड़ता है वो इंडियन ओशन पड़ता है, और इंडिया जो है साउथ एशियन रीजन के अंदर या फिर आप कहें इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर एक वर्ल्ड पावर बन के जो है उभरना चाहता है, क्योंकि जितना एक्सपोजर इंडिया के पास है पेनिनसुला होने की वजह से इंडियन ओशन का, उतना शायद ही किसी और कंट्री के पास है। और अगर हम साउथ एशियन इकोनॉमीज में भी देखें तो इंडिया एक मेजर लीडिंग इकोनॉमी है आज के टाइम पे। देखते हैं अब दूसरा हमारा क्या है, हमारा है एवोल्यूशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी। देखिए इंडिया की फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से जन्म लेती है, आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए 1947 के अंदर जब इंडिया आज़ाद हुआ तो हमारे जो थे वो ब्रिटेन से बड़े ही अच्छे रिश्ते नहीं थे, और जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड एंड हुई तो इंडिया एक बहुत ही वीक कंट्री था, क्योंकि हमारे पास इतने सफिशिएंट फंड्स नहीं थे, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम सोशली इंडिया जो है वो फेस कर रहा था। माइग्रेशन भी काफ़ी चरम सीमा पर थी उस समय। उस समय पर किसी पर्टिकुलर पोल को ज्वाइन करना, यूएसए की तरफ जाना या रशिया या यूएसएसआर की तरफ जाना, वो बहुत ही एक जो है रॉन्ग स्टेप हो सकता था इंडिया के लिए। तो इसलिए इंडिया ने जो है 1961 के अंदर नाम की पॉलिसी फॉलो करी और ये कहा कि भाई हम जो है ना ही हम यूएसए के साथ हैं और ना ही हम रशिया के साथ हैं। वहीं 1962 के अंदर अगर हम बात करते हैं तो हमारी पहली वॉर जो हुई वो चाइना के साथ 1962 के अंदर हुई, और आप कह सकते हैं कि इंडिया एक तरीके से बहुत ही लॉस के साथ इस वॉर के अंदर हार गया था, क्योंकि उस समय हमारा जो रिलेशंस थे चाइना के साथ वो काफ़ी अच्छे थे, और हमें एक्सपेक्टेड नहीं था कि चाइना मतलब हमारी पीठ में एक तरीके से खंजर घोपेगा, क्योंकि जो हमारा तिब्बत इशू 1958 के टाइम पे जो अराइज हुआ, उसी को लेकर तिब्बत की वजह से ही चाइना ने जो है 1962 के अंदर हमारे पर हमला किया और इंडिया को काफ़ी मेजर लॉसेज इसमें झेलने पड़े। हालांकि लॉसेज तो चाइना को भी हुए, बट देखिए उस समय का जो हमारा कश्मीर का जो एक हिस्सा था, जो कि अक्साई चीन वाला एरिया है, वो हम लूज कर गए उस समय पे, जो कि अभी भी हमारा ही है। उसके बाद 1962 के बाद एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 1962 के 2 साल बाद ही 1964 के अंदर चाइना ने अपना न्यूक्लियर जो था टेस्ट कंडक्ट कर लिया था, जो कि इंडिया के लिए और भी ज़्यादा शॉकिंग हो गया था, और जिससे और ज़्यादा जो है साउथ एशिया में टेंशन क्रिएट हो गई थी। क्योंकि जो एक न्यूक्लियर बॉम्ब को एक्चुअली उस समय पे, क्योंकि हिरोशिमा नागासाकी के बाद जब अमेरिका ने वो बॉम्ब उन पे यूज़ किया था, उसके बाद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमेज जो है उस समय पे बन गई थी उन कंट्रीज़ की जिनके पास न्यूक्लियर पावर था। फिर उसके बाद इंडिया ने भी बहुत जल्दी जल्दी अपने साइंटिस्ट को बोला, और 1970 तक हमने ट्राई किया कि हम एक न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर लें, जो कि हमने बाद में न्यूक्लियर बम बना भी लिया। उसके बाद 1971 की वॉर पे आते हैं हम। उससे पहले हमारी 1965 के अंदर एक चाइना के बाद हमारी 1965 के अंदर एक पाकिस्तान से भी एक वॉर हुई थी, जिसके अंदर हम पाकिस्तान से जीत गए थे एज ऑलवेज। अब 1971 के अंदर क्या होता है कि जो पाकिस्तान का जो ईस्ट पाकिस्तान था वो वाला हिस्सा जो है इंडिया ने हेल्प करी ईस्ट पाकिस्तान को लिबरेट होने के लिए, और जब 1971 के अंदर वो लिबरेट हो गया, सोनिया गांधी गवर्नमेंट ने इसको हेल्प करी थी इस पर्टिकुलर पूरे ऑपरेशन को कंडक्ट कराने के लिए। और 1971 के अंदर जब बांग्लादेश आज़ाद हो गया, यानी कि जो ईस्ट पाकिस्तान था वो आज़ाद हो गया, उसका नाम जो है वो बांग्लादेश रखा गया। अब 1991 के अंदर हम बात करें तो देखिए 1991 के अंदर हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स थे वो बहुत ज़्यादा कम हो गए थे, और फॉरेन रिजर्व्स कम होने की वजह से जो है हमारे पास जो था दूसरे नेशन से ट्रेड करने के लिए कुछ नहीं था, और हमारी जो थी दिन ब दिन जो है फॉरेन रिजर्व्स घटते जा रहे थे और नेशन की बहुत ज़्यादा बुरी हालत थी, जिस वजह से हम फिर IMF के पास जाते हैं, वर्ल्ड बैंक के पास जाते हैं, और हम वहाँ से फंड अरेंज करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद से आप देखेंगे तो अभी 2025 तक करंटली जो है इंडिया एक फोर्थ लार्जेस्ट इकॉनमी है। एक समय ऐसा था जब हमारे पास सिर्फ 1 महीने के फॉरेन रिजर्व्स थे, और अगर आप रिसेंट में देखें तो जैसे कि श्रीलंका था तो वहां पे लोगों के पास एक एक हफ्ते के फॉरेन रिजर्व्स बचे, 2 दिन के फॉरेन रिजर्व्स बचे, और ऐसे करते करते अब वो कंट्री क्रैश फेस कर रही है इकोनॉमी के अंदर। अब 2014 की अगर हम बात करें तो देखिए फॉरेन पॉलिसी के अंदर हमने नया स्टेप जो 2014 के बाद लिया वो ये था कि हमने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को अपनाया। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी सिंपली ये है कि हम नेबर्स को अपने ज़्यादा एक तरीके से एडवांटेज देंगे, या नेबर्स के साथ थोड़ी सी और अच्छे से गहरी दोस्ती बनाएंगे, ताकि उनके साथ हम फॉरेन पॉलिसीज या फ्यूचर जो हमारे डिसीजंस हैं उसको अच्छे से फॉर्मुलेट कर पाएं, और दोनों ही नेशन या आसपास की हमारे जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं वो ग्रोथ की तरफ काम करें, अपने लोगों की अच्छाई के लिए काम करें। अब देखते हैं इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस कैसे थे। देखिए इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन जैसे मैंने आपको बताया 1947 के अंदर हमारा जो था बंटवारा हो गया था, और 1965 के अंदर जो है पहली वॉर हमारी हुई। फिर 1971 के अंदर जो हमारी वॉर हुई बांग्लादेश को लिबरेट कराने की। उसके बाद 1999 के अंदर जो हमारी वॉर हुई कारगिल वॉर जिसे हम कहते हैं, उस वजह से हमारे कश्मीर रीजन में जो है बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो गई। और आप आज भी देखेंगे तो हम जो है कश्मीर के अंदर जब भी टेंशन क्रिएट होती है या जब भी टेररिस्ट अटैक होते हैं तो इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसीज जो है वो इस तरीके से आगे बनाता है कि वो एक तरीके से सेफ स्टांस लेके चलता है कि अगर आने वाले समय में पाकिस्तान कभी ऐसी हरकत करे तो हम थोड़ा सा सेफ रह सके। करंट टेंशंस क्या है, वही मैंने जो आपको बताया कि टेररिज्म जो है पाकिस्तान जो टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, इंडिया के अंदर टेररिस्ट अटैक कराने की कोशिश करता है या सिविल अनरेस्ट कराने की कोशिश करता है, वही सब चीज़ें जो है एक तरीके से हमारे रिलेशन पाकिस्तान के साथ हैम्पर करते हैं।
इकोनॉमिक टाइज की बात करें तो देखिए इंडिया का जो ट्रेड है पाकिस्तान के साथ वो अच्छा है, बट इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। ड्राई फ्रूट का ट्रेड काफ़ी अच्छा है इंडिया पाकिस्तान का, बट ओवरऑल ट्रेड जो है ठीक ही है। हम नहीं कहेंगे कि इतना बहुत ज़्यादा हम एक अच्छा ट्रेड कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, बट ये है कि जो सामान की उनको नीड होती है, जिसकी हमें नीड होती है, वो हम उनसे बोरो कर लेते हैं या वो हमसे ले लेते हैं। इंडिया चाइना के रिलेशंस की बात करें तो देखिए इंडिया चाइना के रिलेशंस 1958 के टाइम पे जब तिब्बत इशू अराइज हुआ उसके बाद से बहुत ज़्यादा खराब होने लगे। हालांकि शुरुआत में ऐसा नहीं था। इंडिया पहली कंट्री था जिसने चाइना को रिकॉग्नाइज किया था। इंडिया पहली ऐसी कंट्री था जो नॉन सोशलिस्ट कंट्री था और जिसने चाइना को रिकॉग्नाइज किया था एज ए इंडिपेंडेंट नेशन। और उसके बाद 1958 के अंदर जो इशू राइज होता है तिब्बत वाला, मैंने आपको बताया, और उसी वजह से जो है टेंशन क्रिएट होते होते हमारा जो है 1962 के अंदर एक वॉर हो जाता है चाइना के साथ। उसके बाद देखिए काफ़ी सारे रीसेंट क्लैश जो हैं हमें देखने को मिले हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट, क्योंकि देखिए जो हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज जो हैं, जो कि नेपाल और भूटान हैं, उन्हें सिक्योरिटी जो है वो इंडिया प्रोवाइड कराता है एक तरीके से। और ऐसा काफ़ी समय से देखा जा रहा है कि जो चाइना है वो इंक्लूड करने की कोशिश कर रहा है, कभी नेपाल वाले रीजन में तो कभी भूटान वाले रीजन के अंदर, और इंडियन आर्मी जो है उनको रोकती है, जिस वजह से हमारा डोकलाम क्लैश जो था 2017 का, और गलवान क्लैश की अगर हम बात करें तो गलवान क्लैश जो था 2020 वाला, जहाँ पे हमारे 20 जवान जो कहते हैं कि एक वैली के अंदर गिर के मर गए थे। और ऐसा कहा जा रहा था कि उस समय पर बहुत ज़्यादा जो थी टेंशन जो थी, उसके बाद से और अभी तक यानी कि 2020 से लेकर 2025 तक, जब तक अमेरिका ने सैंक्शंस नहीं लगाए तब तक तो हमारे एक तरीके से डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो थे वो जीरो पर आ गए थे चाइना के साथ। अब अगर हम बात करें ट्रेड डायनामिक्स की तो देखिए चाइना के साथ जो हमारा ट्रेड है वो ओवर 150 बिलियंस तो है, बट हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो बहुत कम है, क्योंकि चाइना जो है एक मैन्युफैक्चरिंग पावर है और इंडिया उतना मैन्युफैक्चर कर नहीं पाता, जिस वजह से हम थोड़ा सा ट्रेड डेफिसिट में चलते हैं। हालांकि ये है कि अब इंडिया जो है आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और होपफुली हम आने वाले टाइम में चाइना को पीछे छोड़ देंगे। इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस की बात करें तो देखिए 1971 के अंदर, जैसे एज आई टोल्ड यू, कि इंडिया ने जो है सपोर्ट किया था ईस्ट पाकिस्तान को लिबरेट होने में, और उसका नाम फिर बांग्लादेश रखा गया। और अगर करंट रिलेशंस की बात करें तो इंडिया चाइना का ग्रोथ जो है वो कम से कम, जो हमारा ट्रेड है वो 10 बिलियन के आसपास है। और हिस्टोरिकल कनेक्शंस भी हमारे काफ़ी हद तक बांग्लादेश से अच्छे ही थे, क्योंकि देखिए हमारा जो कल्चर है और कहीं ना कहीं जो साउथ एशियन कंट्रीज़ का पर्टिकुलरली जो पूरा कल्चर जो साउथ एशिया में है वो बहुत ज़्यादा मिला जुला कल्चर है, जहाँ पर कि लोग जो हैं एक तरीके की चीज़ें लाइक स्पाइसेस ज़्यादा यूज़ करते हैं, किस तरीके का रहना है, वो वैल्यूज़ किस तरीके की शेयर करते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं ओवरऑल साउथ एशिया में सेम है, जिस वजह से हमारे जो इन कंट्रीज से रिलेशंस हैं वो काफ़ी अच्छे बने रहते हैं। देखिए की इश्यूज़ की बात अगर हम करते हैं तो हमारे जो बांग्लादेश से जो हमारे पर्टिकुलर इश्यूज़ हैं वो ये हैं कि हमारे पास जो हमारे यहाँ से जो रिवर्स जाती हैं बांग्लादेश के अंदर, अब हमारे किसानों को भी खेती करने के लिए उसमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। वहीं बांग्लादेश कहता है कि हमारे पास जो है इंडिया पानी कम जो है ये छोड़ रहे हैं और हमारे किसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है फसल उगाने में। तो बेसिकली जो है बांग्लादेश के साथ हमारा बाउंड्री डिस्प्यूट बहुत ही कम है, होने को है बट बहुत ही कम है, बट जो वाटर डिस्प्यूट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। अब हम बात करते हैं इंडिया और नेपाल के रिलेशन की, तो आप जानते हैं जैसे कि इंडिया और नेपाल तो हमेशा से एक नेचुरल फ्रेंड्स हैं। ऐसा कहा जाता है कि इंडिया और नेपाल जो है नेचुरल फ्रेंड्स हैं, यानी कि नेचर ने इनको इस तरीके से बनाया, इस तरीके से बांधा है कि ये हमेशा दोस्त रहेंगे। और कल्चरल टाइज जो है, देखिए जब हम बात करते हैं कल्चरल टाइज की, देखिए नेपाल और इंडिया का जो कल्चर है ना वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि सिमिलर है। जो वैल्यूज़ हम शेयर करते हैं, पीसफुल को एग्जिस्टेंस की, नॉन वायलेंस की, और जो हम नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी भी यूज़ करते हैं, वो इन्हीं सब चीज़ों पर बेस है। तो जो कल्चरल बॉन्डेज है, जो हिस्ट्री है हमारी, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैच करती है, जिस वजह से लोग जो हैं एक पॉजिटिव इमेज लेके चलते हैं इंडिया और नेपाल के रिलेशंस से। और हमारा जो माइग्रेशन है बॉर्डर्स के थ्रू, वो भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फ्री ही है, बस आप एक अपनी आइडेंटिटी लेके जाइए और आप इजीली नेपाल के अंदर घूम सकते हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है वीज़ा की। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे कितने अच्छे रिलेशंस हैं नेपाल के साथ। बॉर्डर डिस्प्यूट देखिए लिपू लेक और काला पानी के बॉर्डर डिस्प्यूट्स तो हमारे जो हैं वो नेपाल के साथ है ही। देखिए क्योंकि देखिए हम क्लेम करते हैं कि हमारे जो है हमारे ये गांव हमारे अंडर आते हैं, वो कहते हैं कि नहीं ये एरिया इस रिवर से लेके वो कहते हैं कि लेपू लेके काला पानी से लेके हमारा ये वाला एरिया इतना है। सो इस तरीके के बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, बट देखिए वो कहीं ना कहीं नेगोशिएबल है, क्योंकि देखिए हम उनके लिए हैं, वो हमारे लिए हैं, और कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज जो हैं एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं। सो मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म में ये जो डिस्प्यूट्स हैं वो ज़्यादा समय तक सस्टेन कर पाएंगे। ओवरऑल स्ट्रैटेजिक बैलेंस की बात करें तो देखिए अभी फिलहाल के लिए देखिए नेपाल हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड था, बट चाइना जब 2020 के बाद जो गलवान क्लैश हुआ उसके बाद से चाइना ने जो है पर्टिकुलर नेपाल पे अपना इन्फ्लुएंस जो है वो ज़्यादा बढ़ाना चालू कर दिया, और नेपाल के ऊपर जो है एक तरीके से कहेंगे हम कि एक तरीके से उनके साथ मिलकर काफ़ी सारी ट्रेड डील्स करी, ताकि नेपाल जो है वो इंडिया की साइड छोड़कर और चाइना की साइड जो है थोड़ा सा ज़्यादा टिल्ट हो जाए, जो कि हमने देखा कि कुछ समय तक हुआ भी। बट देखिए लंबे समय तक ये सब चीज़ें नहीं चलती, क्योंकि एज ऑलवेज जो आपका हमेशा से दोस्त होता है वो दोस्त ही रहता है, और नए दोस्त जो हैं वो पर्टिकुलर समय तक के लिए रहते हैं, क्योंकि एज इन इंटरनेशनल रिलेशंस वी से कि इन इंटरनेशनल रिलेशंस देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, देयर इज ओनली परमानेंट इंटरेस्ट।
कि ना कोई आपका दोस्त है, ना ही कोई आपका दुश्मन है। जो आपका साथ है वो है आपका इंटरेस्ट, आपका नेशनल इंटरेस्ट, जो कि आपको आगे लेके जाएगा। अब हम बात करते हैं नेपाल और भूटान की। तो देखिए, नेपाल और भूटान जो है वो काफ़ी, भूटान जो है एक तरीके से वो मोनार्की है, मोनार्कियल डेमोक्रेसी है, और इंडिया और नेपाल जो है बहुत ज़्यादा क्लोज एलाइज हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेपाल के साथ भी हमारा जो सेम कल्चर है, वैसा ही सेम बुद्धिज्म जैनिज्म वाला जो कल्चर है हमारा भूटान के साथ भी है, और काफ़ी अच्छे टाइज हमारे भूटान के साथ हैं। इकॉनमी की बात करें तो देखिए, इकॉनमी के अंदर हम भूटान के अंदर कभी हाइड्रो पावर प्लांट्स के लिए हमने काम किया। काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो है इंडिया प्रोवाइड कराता है भूटान को। काफ़ी सारी ट्रेड डील्स भी भूटान के साथ होती हैं, और एक एज अ क्लोज एलाय और एक अच्छा दोस्त की तरह जो है, गुड फ्रेंड की तरह जो है, इंडिया भूटान को दिखता है। डिप्लोमेटिक सपोर्ट की बात करें तो देखिए, भूटान की जो आप कहें तो पर्टिकुलरली भूटान की जो एम्बेसीज हैं वो ज़्यादा कंट्रीज़ में नहीं है, और भूटान तो आधे से ज़्यादा कंट्रीज़ को रेक्टिफाई भी नहीं करता है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। यानी कि वो मानता ही नहीं है कि आधे से ज़्यादा देश हैं ही, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं एक तरीके से। तो इंडिया की जो एम्बेसी है वही एक तरीके से, कभी नेगोशिएशन की बात होती है तो इंडिया की ही जो एम्बेसीज हैं वो भूटान के लिए कभी नेगोशिएट करती हैं, और जो कि मेरे को लगता है कि बहुत ही अच्छा पॉइंट भी है, क्योंकि एक दोस्त ही दोस्त के काम आता है। अब देखते हैं हमारा दूसरा टॉपिक क्या है। हमारा है इंडिया एंड श्रीलंका। तो इंडिया और श्रीलंका के बॉन्ड्स देखिए, एक समय पर काफ़ी अच्छे थे मैं कहूँगा, बट 1987 के टाइम पर पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो इंडिया ने जब अपनी पीस कीपिंग फोर्सेज भेजी थी, जो कि तमिल लिबरेशन आर्मी, इसका जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल सिविल अनरेस्ट चल रहा था, तो इंडिया ने अपनी पीस कीपिंग फोर्स भेजी वहाँ की गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए। तो वो पर्टिकुलर चीज़ जो है वो काफ़ी, मुझे लगता है कि एक तरीके से इम्पैक्ट करी, और आज भी कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करती है इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन को। क्योंकि इसी वजह से जब श्रीलंका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आए तो श्रीलंका ने पोर्ट्स कुछ जो थे वो इंडिया को देने की बजाय चाइना को दे दिए। करंट इश्यूज की बात करें तो देखिए, मैरिटाइम सिक्योरिटी का जो मैंने आपको बताया कि जो पोर्ट्स श्रीलंका ने चाइना को दे दिए लीज पर 99 ईयर्स के लिए, उस वजह से देखिए इंडिया की सिक्योरिटी पर थ्रेट तो बनता ही है। क्योंकि चाइना भले ही एक हमारा नेबर हो, और कितना ही हम कहें कि कितना ही अच्छा हमारा नेबर है, बट कहीं ना कहीं देखिए आपको एक तरीके से एक सेफ स्टेप तो लेके चलना ही पड़ता है कि अगर इन फ्यूचर या कभी कुछ अनसर्टेन चीज़ हो जाए तो इंडिया को एटलीस्ट इतना रहना पड़ेगा कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। कल्चरल हेरिटेज की बात करें तो देखिए, कल्चरल हेरिटेज में एकदम आप देखेंगे तो साउथ का कल्चर और जो श्रीलंका का कल्चर है वो काफ़ी मिलता जुलता है, क्योंकि लैंग्वेज भी सेम है, और कहीं ना कहीं वो जो पहनावा है, जो वो खाते हैं, किस तरीके से वो बात करते हैं, रहने का उनका तरीका, वो काफ़ी हद तक जो है हमारे साउथ एशिया, हमारा जो पर्टिकुलर साउथ इंडिया से बहुत ज़्यादा मैच करता है। अब देखते हैं मालदीव्स के बारे में कि इंडिया और मालदीव्स के कैसे रिलेशन है। देखिए, तो मालदीव जो है वो स्ट्रैटेजिकली बहुत ज़्यादा एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडियन ओशन के अंदर हम जब बात करते हैं हमारे को एक ग्लोबल पावर बनना है, तो हमारे को बहुत सारे पोर्ट्स चाहिए होंगे अपने आर्मीज़ के लिए, नेवीज़ के लिए, ताकि हम अपना जो एक अच्छा स्टांस है, एक अच्छा मिलिट्री पावर जो है वो उभर सकें इन साउथ एशिया। और जो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है मालदीव्स की, वो इंडिया को इजीली जो है, देखिए इंडिया के बहुत पास भी है एक तरीके से। एक तो एक पॉजिटिव पॉइंट भी है, एक नेगेटिव पॉइंट भी है, क्योंकि चाइना भी जो है मालदीव्स के अंदर अपने जो है मिलिट्री बेस के लिए, या फिर अपने एक तरीके से आप कह सकते हैं कि पोर्ट्स बनाकर बैठा है, जहाँ से वो इजीली इंडिया पे कभी भी अगर वो चाहे तो अटैक कर सकता है। जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी एक तरीके से डिस्टर्बिंग चीज़ भी है, क्योंकि देखिए एक तरीके से आपकी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, आपका ही नेबर कभी भी हो सकता है कि आपके खिलाफ जा सकता है, अगर उसका नेशनल इंटरेस्ट सर्व नहीं हुआ या उसकी पॉलिसीज़ के हिसाब से आप फिट नहीं बैठे तो। इकोनॉमिक और मिलिट्री एंगेजमेंट की बात करें तो देखिए, अभी कुछ समय तक तो 2025-24 के अंदर कुछ समय तक तो इंडिया ने काफ़ी हेल्प करी मालदीव्स की। अपने हेलीकॉप्टर्स भेजे, अपने डॉक्टर्स भेजे, जब भी मालदीव्स में ज़रूरत पड़ी, किसी भी तरीके की आपदा आई तो इंडिया ने बहुत सपोर्ट किया मालदीव्स को। और बट अभी जो मोहम्मद मुइज़्ज़ू, जो पर्टिकुलर जो मालदीव्स के प्राइम मिनिस्टर हैं शायद, उनका स्टांस थोड़ा सा प्रो चाइना है, और वो चाइना की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा टिल्टेड रहते हैं। इसलिए उन्होंने इंडियन फोर्सेस को बोल दिया कि आप जो है मालदीव छोड़कर चले जाइए, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। और एक तरीके से एंटी इंडिया स्ट्रगल भी जो है मालदीव के अंदर चलाए गए, पर्टिकुलर उनकी गवर्नमेंट के थ्रू मिनिस्टर्स ने भी काफ़ी जो है कमेंट करे इंडिया के खिलाफ, काफ़ी बैड। पर देखते हैं कि आगे किस तरीके का जो है स्टांस रहता है इंडिया का। और इन न्यूयर फ्यूचर अभी तो इंडिया जो है एक तरीके से मालदीव की मदद ही कर रहा है एज अ गुड नेबर। बाकी देखते हैं आगे किस तरीके का स्टांस इंडिया लेता है। अब इंडिया अफगानिस्तान के रिलेशन की बात करें तो देखिए, इंडिया अफगानिस्तान का रिलेशन जो है वो बहुत ही बेहतरीन रिलेशन है मैं कहूँगा। क्योंकि जो 2021 के बाद जब अमेरिकन फोर्सेज चली गई और तालिबान ने टेक ओवर करा, तालिबान ने अपनी वहाँ पे गवर्नमेंट जब बनाई, तो काफ़ी सारी जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे वो काफ़ी इंडियन कंपनीज को मिले। इवन जो अफगानिस्तान का जो पार्लियामेंट था वो भी इंडिया ने ही बनाया था। और देखिए काफ़ी सिमिलर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो सिंध प्रांत वाला रीजन है, वहाँ के लोगों के काफ़ी सिमिलर जो हैं कल्चरल टाइज हैं। आप देखेंगे तो काफ़ी सिमिलर कल्चर है, वो लोग किस तरीके की भाषा यूज़ करते हैं, कैसे रहते हैं, वो काफ़ी सिमिलर है। और तालिबान के साथ अभी एज सच 2025 के अंदर हमारे बहुत ही अच्छे रिलेशन हैं। स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट की बात करें तो देखिए, अफगानिस्तान बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि जब
पाकिस्तान इंडिया के अंदर टेररिज्म को प्रमोट करने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से एक आप कह सकते हैं कि दुखती रख है अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए, और अफगानिस्तान मदद करता है एक तरीके से पाकिस्तान का ध्यान इंडिया से किसी और चीज़ पर लगाने के लिए। इंडिया का ग्लोबल रोल क्या है आज हम देखते हैं। देखिए इंडिया का ग्लोबल रोल क्या है, देखिए यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के अंदर इंडिया जो है अपने ट्रूप्स भेजता है ताकि पीस जो है उसको मेंटेन किया जा सके। क्लाइमेट लीडरशिप की बात करें तो क्लाइमेट लीडरशिप के अंदर देखिए इंडिया जो है वो एक तरीके से जीरो कार्बन एमिशन की तरफ एम करता है और चाहता है कि आने वाले समय में हम जो है कार्बन नेगेटिव कंट्री बने। इसी वजह से हमने जो है E20 फ्यूल भी अभी लॉन्च किया है इंडिया के अंदर, हालांकि उसकी अपनी अलग ही कहानी है। और ग्लोबल हेल्थ की बात करें तो देखिए आप कहीं पर भी किसी भी कंट्री में चले जाइए, बट इंडिया का भले ही आप कह सकते हैं कि साफ सफाई में थोड़ा सा लैक कर सकता है, बट इंडिया का जो पर्टिकुलर हेल्थ सेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा चीप है और बेस्ट है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो फॉरेन कंट्रीज से इंडिया के अंदर ना सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा लेके आते हैं बल्कि हेल्थ वीज़ा भी लेके आते हैं कि वो यहाँ पर आएंगे रहेंगे घूमेंगे और अपनी जो है जो भी उनके कोई प्रॉब्लम होगी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा या करना पड़ेगा, तो वो काफ़ी चीप पड़ता है उन्हें बाकी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। G20 प्रेसिडेंसी की बात करें तो देखिए 2023 के अंदर इंडिया ने G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज जो कि ग्रुप ऑफ डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज थी, उनका जो ग्रुप है जिसे G20 हम कहते हैं, उस ग्रुप का इंडिया पार्ट था और इंडिया ने इस G20 प्रेसिडेंसी को लीड करा था। और इंडिया ने एक तरीके से काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंट किया अपने आप को, अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ को इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी अच्छे रिलेशंस बनाए जो है दूसरे नेशंस के साथ। अब नेक्स्ट जो है हमारा है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2014 के अंदर जो ये नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी लेके आई गई थी, और पर्टिकुलरली जो है इसको एज अ डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट देखा जाता है सार्क के साथ, जो कि है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन। और जो इसके कोर एरिया जो है फोकस के वो हैं एनहेंस करना कनेक्टिविटी को, ट्रेड को, कल्चरल एक्सचेंजेस को इंप्रूव करना और प्रोवाइड करना ह्यूमैनिटेरियन नीड्स अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ को। अगर हमारी कभी भी नेबरिंग कंट्रीज़ को कोई प्रॉब्लम होती है नियर फ्यूचर या कभी भी फ्यूचर में कोई कभी प्रॉब्लम होती है, तो हमेशा इंडिया जो है अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ को आगे रखेगा और ये नहीं देखेगा कि उनके किस तरीके के रिलेशंस हैं उनके साथ, और वो बिना किसी चीज़ को देखे उनकी हेल्प करेगा। सिग्निफिकेंट एक्शंस क्या हुए, जैसे कि आपने देखा कोविड के टाइम पे इंडिया ने काफ़ी सारी जो मेडिसिन थी काफ़ी अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ को प्रोवाइड करी। इवन डेवलप्ड कंट्रीज़ को भी पैरासीटामॉल और काफ़ी सारी मेडिसिन जो थी वो इंडिया ने प्रोवाइड कराई एज ए ह्यूमैनिटेरियन नीड टू प्रोटेक्ट द ह्यूमैनिटी, क्योंकि बहुत सारी डेथ्स जो थी वो लैक्स ऑफ नंबर्स में हो रही थी और उन डेथ्स को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरीके से लोगों को कुछ राहत की सांस देने के लिए इंडिया ने ये स्टेप लिए थे। अब एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं, कंक्लूजन कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। और देखिए हमने पहले पढ़ा इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में। फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से डिटरमाइन होती है कि आपके रिलेशंस किसी पर्टिकुलर कंट्रीज के साथ किस तरीके से हैं, यही आपकी फॉरेन पॉलिसी को डिटरमाइन करता है। ठीक, डिटर्मिनेंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि हमने जोग्राफिकल फैक्टर देखा कि आपकी जोग्राफी किसी पर्टिकुलर कंट्री की जोग्राफी कैसी है, उसी तरीके से उसके रिलेशन आसपास की कंट्रीज से फॉर्म होंगे। हिस्ट्री कैसी है, किस तरीके के पॉलिटिकल सिस्टम वो फॉलो करते हैं, इकॉनमी कैसी है, और मिलिट्री और लीडरशिप किस तरीके का रोल वहाँ पे प्ले करती है, वो बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं फॉरेन पॉलिसी के पर्टिकुलर कंट्रीज के लिए किसी भी। की प्रिंसिपल्स क्या क्या जो इंडिया फॉलो करता है वो है नॉन अलाइनमेंट के और पंचशील प्रिंसिपल्स जो कि 1954 वाले थे, और इसी सारी चीज़ों से आज तक भी हमारी जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है वो गाइड होती आई है। नेबरिंग रिलेशंस जो हमने पढ़े, जैसे कि पाकिस्तान के हमारे क्या रिलेशंस थे, चाइना के साथ कैसे रिलेशंस थे, बांग्लादेश के साथ किस तरीके के रिलेशंस रहे हैं हमारे पास में, और नेपाल के साथ किस तरीके के रिलेशंस हैं, भूटान श्रीलंका के साथ, मालदीव अफगानिस्तान के साथ किस तरीके के रिलेशंस थे, ये सारे रिलेशंस हमने पढ़े अभी। ग्लोबल रोल की हमने बात करी तो हमने वहाँ पे G20 देखा, हमारा इंडिया जो है किस तरीके से यूएन के अंदर पार्टिसिपेट करता है, G20 G7 समिट्स को क्लोजली मॉनिटर करता है, और कैसे जो है वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट करता है और कैसे उनके साथ पार्ट करता है ताकि अपना नेशनल इंटरेस्ट और पर्टिकुलर ह्यूमैनिटी के लिए काम कर सके। दैट्स ऑल, थैंक यू ऑल ऑफ यू टू वॉच माई वीडियो। दिस वॉज माई फर्स्ट वीडियो, होप यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आई वीडियो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और मुझे बताइए कि मुझे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनानी चाहिए, और पर्टिकुलर अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए, आई विल हेल्प यू आउट। थैंक यू ऑल।